नमस्ते। कभी सोचा है एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छिपा है जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल है। आज हम जीवन की सबसे सबसे बुनियादी इकाई यानी कोशिका के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस छोटी सी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की सैर पर निकलते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो न जाने कब से इंसानों को हैरान करता आया है। ये पेड़ पौधे, जानवर, हम खुद आखिर बने किस चीज से हैं? जवाब, जैसा मैंने कहा, एक छुपी हुई दुनिया में है। एक ऐसी दुनिया जिसे देखने के लिए हमें अपनी आंखों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा करीब जाकर देखना होगा। और इस रहस्य से पर्दा उठना शुरू हुआ आज से सदियों पहले, जब कुछ बहुत ही जिज्ञासु लोगों ने लेंस और माइक्रोस्कोप जैसी चीजें बनाई। और बस उन्हीं की वजह से हमें वो देखने की ताकत मिली जो थी तो हमेशा से हमारे आसपास, पर हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक के एक बहुत ही सिंपल से ऑब्जर्वेशन से। फिर बस एक एक करके खोजें होती गईं और हर नई खोज पुरानी जानकारी के ऊपर एक नई परत चढ़ाती गई। मतलब हर डिस्कवरी ने हमें जीवन के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की एक कदम और पास ला दिया। सच कहूं तो ये साइंस की प्रोग्रेस की एक बहुत ही शानदार कहानी है। ये देखिए, यही है वो तस्वीर जिसने बायोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोचिए, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा तो उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे 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 अनगिनत कमरे। ये हिस्ट्री का वो पल था जब पहली बार किसी इंसान को ये एहसास हुआ कि जिंदा चीजें असल में ठोस नहीं होती, बल्कि वो तो ऐसी ही अनगिनत छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी हैं। तो हुक ने इन छोटे छोटे कमरों को नाम दिया सेल्स। पता है क्यों? क्योंकि ये लैटिन शब्द सेला से आया है, जिसका मतलब ही होता है एक छोटा कमरा। कितना परफेक्ट नाम था, है ना? और कमाल की बात यह है कि यही नाम आज तक बायोलॉजी की नींव बना हुआ है। तो हुक ने जो देखा वो सिर्फ कॉर्क तक ही सीमित नहीं था। बहुत जल्द ये साफ हो गया कि हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, वो इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है, मतलब कोशिकाओं से। अब असली हैरानी की बात तो ये है कि कोशिकाओं में कितनी कितनी ज्यादा वैरायटी होती है। सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही देख लीजिए, कोई सेल एकदम गोल है, कोई बिल्कुल लंबी, तो किसी की न जाने कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। और ये डिजाइन ऐसी ही नहीं है, हर सेल का शेप, उसका आकार, उसके काम से जुड़ा होता है। जैसे कि एक नर्व सेल, वो लंबी और ब्रांच्ड वाली इसलिए होती है ताकि वो बॉडी में दूर दूर तक सिग्नल भेज सके। कमाल है। अच्छा, तो जीव दो तरह के हो सकते हैं। एक जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा, इन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। और दूसरे वो जो हमारी तरह खरबों सेल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। लेकिन बात चाहे एक सेल की हो या खरबों की, मौलिक इकाई वो सेल ही है। ठीक है, तो बाहर से तो हमने सेल को देख लिया, पर असली मजा तो अब शुरू होगा जब हम इसके अंदर झांकेंगे। तो चलिए जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस नन्ही सी दुनिया के अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, हर सेल में मोटे तौर पर 3 मेन हिस्से होते हैं जो मिलकर इसे जिंदा रखते हैं। तो वो 3 मेन हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले, सबसे बाहर होती है प्लाज्मा झिल्ली, जो एक तरह से सेल का गेटकीपर है। फिर बीचों बीच होता है केंद्रक, यानी सेल का कंट्रोल रूम या कह लीजिए ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी भरा है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। असल में सारा एक्शन यही होता है। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, ये कोई मामूली गेटकीपर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर है। वैज्ञानिक भाषा में इसे चयनात्मक रूप से पारगम्य कहते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब है कि ये बहुत सोच समझ कर फैसला करती है कि भाई किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। और इसी स्मार्टनेस की वजह से सेल के अंदर का माहौल हमेशा परफेक्ट बना रहता है। खासकर पानी के अंदर बाहर आने जाने के लिए ये झिल्ली एक खास प्रक्रिया यूज करती है, जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। आसान भाषा में समझे तो पानी हमेशा उस तरफ बहता है जहां उसकी कमी होती है, ताकि दोनों तरफ एक बैलेंस बना रहे। और ये प्रक्रिया सेल को सूखने से या फिर पानी ज्यादा भर जाने से फटने से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब चलते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, जो किसी व्यस्त शहर से कम नहीं है।
और इस शहर में अलग अलग काम करने के लिए छोटी छोटी मशीनें या कह लीजिए फैक्ट्रियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल। एक तरह से ये सेल के अपने छोटे छोटे अंग होते हैं। और इस शहर का कंट्रोल सेंटर यानी मेयर का ऑफिस, वो है केंद्रक। यहीं पर सेल की सबसे कीमती चीज रखी होती है, उसका डीएनए। ये डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है, जिसमें सब कुछ लिखा है। सेल को कब क्या करना है, कैसे बड़ा होना है और अपनी कॉपी कैसे बनानी है, सब कुछ। अच्छा, अब किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली, पावर। और सेल में ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इनका काम है हमारे खाए हुए खाने को लेना और उसे एटीपी नाम की एनर्जी में बदलना। ये एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। इसी से सेल अपने सारे काम निपटाता है। अब मिलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, शॉर्ट में ईआर। इसे आप शहर का बहुत बड़ा कारखाना और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोनों मान सकते हैं। यहीं पर प्रोटीन और फैट्स जैसी ज़रूरी चीज़ें बनती हैं और फिर इसी नेटवर्क के ज़रिए जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ भेज दी जाती हैं। अब देखिए, जहाँ इतना काम होगा वहाँ कचरा तो होगा ही, तो इस कचरे को साफ करने का काम है लाइसोसोम्स का। इन्हें हम शहर की रीसाइक्लिंग और वेस्ट डिस्पोजल टीम कह सकते हैं। इनके अंदर इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं ना कि ये बाहर से आए दुश्मन, सेल के टूटे फूटे हिस्से, मतलब हर तरह के कचरे को तोड़कर खत्म कर देते हैं और सेल को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी, सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती। उनके डिज़ाइन में, उनके स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक फ़र्क होते हैं और यही फ़र्क दुनिया में जीवन के अलग अलग रूपों की वजह बनते हैं। तो देखिए, सेल्स के सारे ब्लूप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर हम सेल्स को दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे बड़ा फर्क यह है कि यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उनमें डीएनए एक प्रॉपर केंद्रक के अंदर बंद रहता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही सिंपल होती हैं। उनमें ऐसा कोई अलग कमरा या कंपार्टमेंट नहीं होता। और इन यूकैरियोटिक सेल्स की दुनिया में भी अच्छी खासी वैरायटी है, खासतौर पर पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बीच। अब देखिए, पौधे चल फिर तो सकते नहीं, इसलिए उनकी सेल्स के बाहर एक मजबूत कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें सपोर्ट देती है। और उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो सूरज की रोशनी से उनके लिए खाना बनाते हैं। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हम जानवरों की सेल्स के पास नहीं होती। तो चलिए अब फिर से जूम आउट करते हैं। हमने सेल के अंदर की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को तो देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब बड़ी पिक्चर में, मतलब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? तो इस पूरी माइक्रोस्कोपिक जर्नी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कोशिका सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि कोशिका ही जिंदगी है। ये वो सबसे छोटी और सबसे कमाल की यूनिट है जो वो सब कुछ कर सकती है जिसे हम जिंदा होना कहते हैं। सोचिए, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय ब्लू व्हेल तक, इस धरती पर हर जिंदा चीज का वजूद